प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के दश रूपक नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। इसके प्रथम प्रकाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि रूपक क्या है, रूपक के कौन कौन से भेद हैं, रूपक का क्या प्रयोजन होना चाहिए और रूपक में जो विषय वस्तु का निर्धारण होता है, वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः है। इस आधार पर रूपक को 3 भागों में विभाजित कर हमने विषय वस्तु के बारे में पढ़ा। विषय वस्तु की संरचना किस तरह से की जानी चाहिए, उसमें विषय वस्तु मुख्य और आधिकारिक 2 भागों में विभाजित की गई है और उनके अनेक भेद प्रभेदों को हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि विषय वस्तु का निर्धारण करने के बाद हम जिन मुख्य विषय पर आते हैं वो होती है अर्थ प्रकृति। अर्थ प्रकृति और 5 अवस्थाएं, जो अर्थ प्रकृतियां जो है बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, इन 5 अर्थ प्रकृतियों का जब समागम 5 अवस्थाओं के साथ होता है, वे 5 अवस्थाएं हैं आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। इन अवस्थाओं के साथ अर्थ प्रकृति के साथ संयोग मिलन होने पर 5 संधियों की रचना होती है। आज हम उन्हीं संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कारिका में कहा गया है संधि लक्षणम आ है अर्थ प्रकृतयः पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्याः 5 संधयः है कि 5 अर्थ प्रकृतयः है, 5 अर्थ प्रकृतियाँ और जो बीज, बिंदु, पताका और प्रक्रिया और कार्य है, इन 5 अर्थ प्रकृतियों का 5 अवस्था समन्विताः, 5 अवस्थाओं के साथ जो अवस्थाएं हैं आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति एवं फलागम, इनके साथ समन्वित, इनके संयोग होने पर मुखाद्याः 5 संधयः है, मुख आदि 5 संधियां यथा संख्येन क्रमशः निर्मित जायन्ते मन उनकी रचना होती है कि पहली अर्थ प्रकृति और पहली अवस्था मिलकर के पहली संधि का निर्माण करती है, दूसरी संधि दूसरी अवस्था मिलकर के दूसरी संधि का। तो इस प्रकार से क्रमशः 5 अर्थ प्रकृतियों का जब क्रमशः 5 अवस्थाओं के साथ मिलन होता है, संयोग होता है, तो उनसे मुख आदि 5 संधियों का निर्माण होता है। तो 5 संधियां आदि कह करके इन्होंने मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसमृति नाम की संधियों का यहाँ उल्लेख किया है कि ये 5 संधियों का निर्माण इन 5 अर्थ प्रकृति और 5 अवस्थाओं के मिलन से होता है। नाटक और इतिवृत्त, नाटक का जो इतिवृत्त होता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा जो है वो नाटक का शरीर रूप है और भाषा को नाटक का शरीर कहा गया है, इसलिए अर्थ का ध्यान यहाँ पर बहुत अधिक रखा जाता है। और शरीर के विधायक जिस तरह से मुख, स्कंध, उदर आदि अवयव होते हैं, उसी प्रकार से नाटक का प्रथम अंग मुख और उसका दूसरा अंग प्रतिमुख एवं तीसरा अंग गर्भ इत्यादि होते हैं और उन्हीं को संधि के रूप में यहाँ पर कहा गया है। आगे फिर संधि के सामान्य लक्षण को बताते हुए कवि कहते हैं कि संधि सामान्य लक्षणम आ है। संधि का जो सामान्य लक्षण है उसे कहा गया है कि अंतरैकार्थ संबंध है संधि एकान्वये सति, कि अंतरैकार्थ एक प्रयोजन से अन्वित कथा का एकार्थ दूसरे प्रयोजन से संबंधित हो जाने को संधि कहा गया है। कि किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबद्ध कथांश को जब किसी दूसरे प्रयोजन से संबद्ध किया जाता है तो उस संबंध को संधि कहा गया है। कि एक विषय वस्तु का जब दूसरी अन्य भिन्न विषय वस्तु के साथ जब जुड़ाव, आपस में समन्वय किया जाता है तो वो जो तरीका होता है उसे संधि कहा गया है। के पुनस्ते संधय है। अब
फिर से ये संधियाँ कौन कौन सी है, तो पहले मुखाद्यः कह करके केवल संक्षिप्त में उसका उल्लेख कर दिया गया है। अब यहाँ संधियों का विस्तृत नामांकन किया जा रहा है कि मुख प्रतिमुखे गर्भः साव मर्शोपसमृति की जो संधियाँ होती है वो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श या इसे विमर्श भी कहा गया है और उपसमृति या निर्वहन इस संधि को कहा गया है। ये 5 संधियाँ होती है। यथोद्देशम लक्षणम आह, इनका निर्दिष्ट लक्षण के साथ निर्देश किया गया है। तो सबसे पहली संधि की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पहली संधि है मुख संधि। अब मुख संधि को परिभाषित करते हुए उसका लक्षण बताते हुए कहा गया है कि मुखम बीज समुत्पत्तिर नानार्थ रस संभवाः अंगानि द्वादशै तस्य बीजारंभ समन्वयात्, कि मुखादि मुख आदि के साथ जहाँ बीज समुत्पत्ति बीजों की उत्पत्ति होती है और जो नानार्थ रस संभवा नाना विभिन्न प्रकार के प्रयोजन और श्रृंगार आदि रसों की निष्पत्ति का हेतु होती है, ऐसी संधि मुखम मुख संधि कही गई है। कि जहाँ बीज की उत्पत्ति दिखाई गई हो और विभिन्न प्रकार के रसों का जहाँ से निष्पन्न हो रही हो वह संधि मुख संधि कही जाती है। अंगानि द्वादशै तस्य है और तस्य उस मुख संधि के द्वादशै ही अंगानि 12 अंग होते हैं। बीजारंभ समन्वयात, और इसकी उत्पत्ति जो है वो बीज अर्थ प्रकृति से और आरंभ नामक अवस्था के समन्वय से इस संधि का निर्माण होता है। कि मुख संधि कथानक का वह अंश है जो बीज को प्रदर्शित करता है और कार्य के आरंभ भाग को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करता है। उन सभी को आवश्यक रूप से प्रदर्शनीय वस्तुओं को प्रदर्शित करता है जो कार्य अथवा बीज से साक्षात संबंधित है एवं विभिन्न स्थायी भावों के सीमित उत्थान का कारण है। मुख संधि कहलाने वाली बीज की उत्पत्ति रसों की उत्पत्ति का हेतु नहीं होती, किंतु उन रसों का प्रायः त्रिवर्ग संबंध परिलक्षित नहीं होता है। यहाँ पर मुख संधि की भी रसोत्पत्ति में हेतुता को बताया गया है। त्रिवर्ग है धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों उपयोगी होते हैं। इस तरह से यहाँ मुख संधि को 12 भागों में विभाजित किया गया है। अब उन 12 भागों के नाम का उल्लेख आगे की कारिका में किया जा रहा है कि वे 12 अंग कौन कौन से हैं, उनके बारे में कहा है कि उपक्षेपः, परिकरः, परिन्यासः, विलोभनम, युक्ति प्राप्ति समाधानम, विधानम, परिभावना, उद्भेद भेद करणानि अन्वर्थान्यथ लक्षणम। कि ये जो इस संधि जो मुख संधि बीज और आरंभ के समन्वय से निर्मित होती है उसके जो 12 अंग होते हैं उनका नामोल्लेख इस प्रकार है। पहला अंग है उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद तथा करण। ये मुख संधि के 12 अंगों के नाम सार्थक हैं। इन सब का लक्षण आगे ग्रंथकार के द्वारा विस्तार से बतलाया गया है। सोदाहरण उनकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। हम यहाँ मुख संधि के इन अंगों का विस्तृत विवेचन आगे के उसमें देखेंगे। इसके बाद जो दूसरी संधि आती है हमारी, वो संधि है मुख के संधि के बाद में जो हमारी संधि आती है वो प्रतिमुख संधि आती है। अब हम उसके लक्षण को देखेंगे कि प्रतिमुख संधि का लक्षण क्या है। कि लक्ष्य तयोद्भेदः तस्य प्रतिमुखम भवेत् बिंदु प्रयत्न अनुगमात् अंगान्यस्य त्रयोदशः। कि जो उस बीज का लक्ष्य अलक्ष्य, लक्ष्य माना कुछ दृश्य होना और अलक्ष्य कुछ अदृश्य रूप में जहाँ पर प्रस्फुट प्रकाशन होता है वहाँ प्रतिमुखम भवेत्, वहाँ प्रतिमुख नामक संधि होती है। कि जहाँ बीज कुछ दृश्य हो और कुछ अदृश्य रूप में जिसको प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई दे तह प्रतिमुखम भवेत्, वहाँ प्रतिमुख नामक संधि होती है। और इस
संधि का निर्माण बिंदु प्रयत्न अनुगमात, बिंदु नामक अर्थ प्रकृति तथा प्रयत्न नामक कार्य अवस्था के संयोग से होता है और त्रयोदश अंग, इसके 13 अंग कहे गए हैं। तो दूसरी अर्थ प्रकृति, बिंदु और दूसरी अवस्था प्रयत्न, इसके संयोग से बनने वाली जो संधि है वो प्रतिमुख संधि होती है। यहाँ बीज कहीं पर लक्ष्य दिखाई देता है और कहीं अलक्ष्य अदृश्य रूप में होता है, वह संधि प्रतिमुख होती है और उसके 13 अंग कहे गए हैं। उन 13 अंगों का नामोल्लेख वर्णन यहाँ पर किया गया है कि विलासः परिसर्पश्च विधूतं शमनर्मणि नर्मद्युतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनं वज्रं पुष्पम उपन्यासः वर्ण संहर इत्यपि, कि जो 13 अंग है उनके नाम इस प्रकार हैं: विलास, परिसर्प, विधूत, शम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास तथा वर्ण संहार। ये प्रतिमुख संधि के 13 अंग कहे गए हैं और इनके प्रत्येक अंगों का उल्लेख आगे विस्तार से अन्य कारिकाओं में उनके प्रत्येक अंग के लक्षण जो हैं वो सोदाहरण आगे की कारिकाओं में बताए गए हैं। इस प्रकार आज हमने संधि के 2 प्रमुख भेद, मुख संधि और प्रतिमुख संधि, मुख संधि के 12 अंग तथा प्रतिमुख संधि के 13 अंगों का वर्णन किया है और पढ़ा है। अब आगे की क्लास में हम आगे के 3 संधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।